मुख्तार का शूटर कोर्ट रूम में मर्डर। अतीक अशरफ हत्याकांड की तरह आज गैंगस्टर जीवा की भी हत्या कर दी गई। लखनऊ में कोर्ट रूम में हत्या हुई। पुलिस हिरासत में गैंगस्टर जीवा की हत्या कर दी गई। विधायक ब्रह्मदत्त हत्याकांड में संजीव जीवा आरोपी था, तो वहीं कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आरोपी था, लेकिन बाद में यह बरी हो गया था। गैंगस्टर संजीव जीवा पर हत्या से लेकर लूट, फिरौती, कई संगीन मामले दर्ज थे। कोर्ट रूम में हुए इस हत्याकांड से वकीलों में भारी गुस्सा है। वो कोर्ट परिसर में धरने पर ही बैठ गए, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने जैसे तैसे समझाया है। सवाल वही, कोर्ट रूम में मर्डर, किसने दिया ऑर्डर? काले कोट में कातिल, मास्टरमाइंड कौन? अतीक जैसा जीवा का अंजाम, किसका है ये काम? शुरू करेंगे डिबेट, पहले रिपोर्ट। मुख्तार गैंग का शूटर, जीवा का गेम ओवर। कोर्ट रूम के अंदर ही गोली मारी गई और सब भाग गए। उसके साथ एक गैरेज चलती, इंस्पेक्टर चलता है, 10 पुलिस वाले चलते हैं, सब मौके से गायब हो गए थे। वकील के भेस में हत्यारे, कोर्ट रूम में मर्डर। ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग सीओपी है एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की। किसने दिया शूट आउट का ऑर्डर? ये नहीं, अभी तो चूंकि यहाँ भी डेथ हो गई है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग जांच में और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होंगी। ये है कि जो लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन है, जिससे कि है। अकेला था सर? अकेले था? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें अकेला ही पता चला है। अतीक के मर्डर की तरह जीवा का मर्डर। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारदा प्रसाद जी हैं, पूर्व डीजीपी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ गए हैं। ईशान बघेल, वकील, हमारे साथ हैं। और हमारे सहयोगी राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की, सवालों की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट राजीव से ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं राजीव। क्या पुलिस ने अभी तक कोई औपचारिक ब्रीफिंग की है? इस मामले में अब तक क्या हुआ, उस पर कोई औपचारिक जानकारी सामने आई है? क्या नई जानकारी और अपडेट आपके पास है? देखिए, लखनऊ के SC/ST कोर्ट में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या किए जाने के बाद लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जो आज शूट आउट हुआ है SC/ST कोर्ट के अंदर, उसमें संजीव महेश्वरी की मौत हो चुकी है। और इस दौरान 2 सिपाही और एक महिला जो कि दूसरे केस में गवाह के रूप में आई थी, उसके हाथ में जो 1.5 साल का बच्चा था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि तीनों की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर वकीलों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने कई स्तर पर कई टीमों का गठन करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और वकीलों को समझाया गया है कि पूरे मामले में जो लापरवाही सामने आई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस मामले के मुख्य हमलावर को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, उससे लगातार। लेकिन राजीव, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी है क्या कि हमलावर एक ही था या एक से ज्यादा थे? देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हमलावर एक ही था और उसको हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरी ओर वकीलों का कहना है कि 4 हमलावर थे, जिनमें 3 लोग फरार हो गए और एक को हमने पकड़कर पुलिस को हिरासत में दिया है। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि उसे पूछताछ चल रही है, कुछ ही देर में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। ठीक है राजीव, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपके पास हम आगे भी लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले समीर सिंह जी, सवाल आपसे यही। आज वकील सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, पहले पत्रकार के भेस में आए कुछ हमलावर अतीक और अशरफ को मार जाते हैं, आज कोर्ट रूम के अंदर घुस के मर्डर हो गया। मर्डर किसका? संजीव जीवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात बदमाश गैंगस्टर। मुख्तार से लेके मुन्ना, बजरंगी, सबके साथ इसका संपर्क, उनका शार्प शूटर या कह लीजिए सेनापति रह चुका है। लेकिन वकील इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि क्या अब कोर्ट परिसरों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है? देखिए आस्था जी, सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एसआईटी की जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और यह सर्वविदित है, ये आप भी जानती हो, सारा समाज जानता है कि संजीव जेवा एक दुर्दांत अपराधी था और लगभग 28 वर्षों का उसका आपराधिक इतिहास था। उस 28 वर्षों के इतिहास में उसकी अदावतें बहुत लोगों से थी, कई गंभीर मामले में, चाहे वो कृष्णानंद राय की हत्या रही हो, चाहे और भी कई जघन्य अपराधों में संजीव जीवा का हाथ रहा है। वो पुलिस कस्टडी में थे, न्यायालय में थे, उनकी हत्या हुई है और निश्चित रूप से पुलिस जांच कर रही है इसकी। और इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक दोषी को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की है, वो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जो भी घटने में और लोग भी दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको कानून के ठीक है। आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इस घटना के दोषी जल्द पकड़े जाएंगे और एक पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है जिससे पुलिस जानकारी हासिल करे। ईशान बघेल जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वकील हैं। और ईशान बघेल जी, आज की इस घटना ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कोर्ट परिसर के ही अंदर वकीलों का भेष बनाकर, काला कोट पहनकर पहुंचा हमलावर, हालांकि पकड़ा गया है, बहुत सी जानकारी निकलेगी। और दूसरा, ऐसा लग रहा है कि एक गैंग वॉर जैसी भी क्या ये स्थिति है, कोई पेशी पर आ रहा है, उसका मर्डर कर दिया जा रहा है, कोई गवाह है उसको निशाना बना लिया जा रहा है, लेकिन ये ताल्लुक सब कोई मुख्तार के गैंग से रखता है, कोई मुन्ना बजरंगी तो कोई अतीक का गुर्गा। पहलू के है दो तरीके देखने के। एक समय एक अपराधी को कहा जा रहा है कि इस प्रदेश से खत्म कर दिया जा रहा है। दूसरा पहलू ये भी कहा जा सकता है कि दूसरा विंग एक अपराध का है जिसका मीडिया के सामने भय नहीं रहा। अब हमारे न्यायालय में भी उनका भय नहीं रहा कि वो अंदर घुस के है, कोई भी है कांड कर दे रहे हैं। आप इतने बड़े कुख्यात अपराधी को है कोर्ट परिसर में खत्म कर रहे हैं। वो वहां पे स्केप रूट लेके नहीं आए हैं, वो सरेंडर करने ही आए हैं। वो इस मंशा से आए हैं कि हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे भी अपराध कारित कर सकते हैं। तो अब जुडिशरी का भी है मान, उनके लिए सब खत्म हो चुका है, सब दरवाजे वो है बंद करके अपने ही हाथ में है। न्यायपालिका का भी काम करने पे है, बिल्कुल अमल हो चुके हैं। दूसरी चीज हमारे है मित्रों द्वारा बताया गया, हर पेशी पे है ये अपराधी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लाया जाता था। आज के दिन में जो सूचना मिली है कोर्ट से, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं आई थी। तो इस चीज में ये भी एक सवाल उठता है कि इस पहलू को भी देखा जाए कि लापरवाही करी गई थी या जानबूझ के करवाई गई थी। ठीक है, आप कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब हम समीर सिंह से लेंगे और साथ ही शारदा प्रसाद जी जो पूर्व डीजीपी हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। शारदा प्रसाद जी, आज की घटना के बाद जो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी है या आप कह लीजिए कि वकील हैं, उनके एसोसिएशन है, वो सीधे तौर पर पुलिस से नाराज हैं। उनका कहना है कि ये पुलिस की हीला हवाली का नतीजा है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। जी, पहली बात मैं कहूँगा कि देश में ये पहली बार नहीं है कि वकील के चोंगा को पहन करके, उनके वेश को पहन करके कोर्ट परिसर में किसी प्रकार के इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दिया गया हो। मैं याद करता हूँ कि दिल्ली में भी इस प्रकार की 2 घटनाएं पहले रिसेंट पास्ट में हो चुकी हैं। उनसे क्या सबक लिया गया और उसके बाद में क्या इम्प्रूवमेंट्स लिए गए, उस पर विचार करना होगा। दूसरी चीज़, जो हमारे वहाँ पर न्यायालय में आने वाले लोग हैं, चाहे मुवक्किल हों, चाहे गवाह हों, चाहे वकील हों, चाहे और भी लोग हैं, बहुत तरह के लोग जो आते हैं, उनकी जो तलाशी है उस पर अगर हम सघनता से विचार करें तो अच्छा होगा। पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो सफल नहीं हुए हैं क्योंकि जो पक्ष हैं वो उस कोऑपरेट नहीं करते हैं और अगर किसी की तलाशी ली जाती है तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है और फिर वो चीज़ वहीं पर ड्रॉप हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं किसी एक अपराधी के थ्रू पॉसिबल नहीं है और इसके पीछे कोई न कोई पूरी साजिश होगी। साजिश का पर्दाफाश समय रहते करना आवश्यक होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप ये देखिए कि इस प्रकार के जो कांड हैं ये उस प्रकार के अपराधियों से किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हैं, लेकिन ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है बड़े बड़े अपराधियों के या तो अंदर जाने से या ऊपर जाने से, तो उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए ये नई क्रॉप आ रही है जिसको हमको समय रह पर चिन्हित करना होगा और इनको नेस्तनाबूद करना होगा, तभी हमारा
फायदा होगा। नहीं तो हम एक तरफ से अपराधियों को खत्म करते चलेंगे, दूसरी तरफ अपराधियों की नई पैदावार आती रहेगी उनका स्थान लेने के लिए। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है सर, और आपने कहा है कि कुछ बड़े और दुर्दांत अपराधियों के चले जाने से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कुछ नए अपराधी या जो खुद जो है इस दुनिया के सरताज बनना चाहते हैं, वो उस जगह को लेना चाहते हैं, और उसके लिए भी ये गैंग वॉर किया जा सकता है। और इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो हथियार बरामद कर लिया गया है जिससे आज गोलियां चलाई गई थी संजीव जीवा पर और उसकी हत्या की गई थी। ये तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ब्रह्मदत्त कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी, मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी तक का सहयोगी रहा गैंगस्टर संजीव जीवा, जिसकी आज हत्या कर दी गई, और जिस हथियार से उस पर गोलियां चली वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और वो शख्स आप देख रहे हैं विजय यादव, जिसने ये गोलियां चलाई थी, जो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे इस वक्त पूछताछ कर रही है। आप लोग प्लीज रुक जाइए, हम बता दें। और इस बीच हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ हैं और वो पुलिस का वर्जन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बात की जाती है हम फौरन आपको लिए चलेंगे, लेकिन पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है। रुक करेंगे रामकृपाल सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। रामकृपाल सिंह जी, आपने सभी पक्षों को सुना, आपने पुलिस पक्ष भी सुना, वकीलों की बात भी सुनी, बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी। आज की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश के अंदर से जो बड़े अपराधी अब धीरे धीरे आप कह लीजिए कि गेम से बाहर होते चले गए, कुछ एनकाउंटर में ढेर हो गए, कुछ जेलों के अंदर पहुंच गए, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए भी क्या अपराध यहां पे इस तरीके से खुद को एक बड़ा अपराध की दुनिया का सरताज घोषित करने के लिए या साबित करने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह हो रही हैं वो भी सवाल उठाती हैं? देखिए, मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन हम लोग कभी कहीं मूल प्रश्न से हम लोग भटक रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि अपराधी प्रदेश में देश में है या नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो कानून के, यानी जहां कानून के जो मंदिर हैं एक तरह से जहां है, जहां दंड के बारे में अपराध को सजा सुनाई जाती है, वो जगह इतनी असुरक्षित क्यों हो गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बात तो आप जान लीजिए कि परसेप्शन ये है कि योगी जी की सरकार में गांव मोहल्ले सड़क चौराहे जो ज्यादा असुरक्षित माने जाते थे वो कंपैरेटिवली सुरक्षित हो गए हैं। यानी कानून व्यवस्था की स्थिति ऊपर से आमतौर पर, लेकिन जो सुरक्षित जगहें थी वो असुरक्षित होती जा रही। जैसे अभी हमारे मित्र पुलिस अधिकारी ने कहा कि अदालत में या वकील के वेश में या वाकई वकील हो, इस तरह की घटनाएं नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं भी देखिए, दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक वकील थे, वो नकली वकील नहीं थे, उन्होंने ही गोली चला दी। मेरा एक प्रश्न ये है कि आप एयरपोर्ट में नेल कटर भी लेकर के नहीं घुस सकते, कोई भी नहीं जा सकता। सवाल इस बात का है कि जो कानून खुद अदालत में जो जज न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं, सारे लोगों को, क्या कम से कम अदालतों को उतनी न्यूनतम सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? ठीक है। कैसे कोई हथियार लेकर के अंदर चला जाता अदालत के? सबसे बड़ा सवाल इस बात का है, वो एयरपोर्ट पर लेके क्यों नहीं जाता? और अगर वो सिक्योरिटी, मैं तो कहता हूं कि एयरपोर्ट से ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए अदालतों की छानबीन। और जैसा ये कहा गया, कुछ लोगों को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। देखिए, ये अच्छा बुरा तो एयरपोर्ट पर भी लगना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पर तो जूते तक उतरवा लिए जाते हैं, चमड़े की बेल्ट निकलवा ली जाती है। ठीक है, तो आप भी कुल मिलाकर इसी बात को लेकर चिंतित है कि कोर्ट परिसर के अंदर नहीं, कोर्ट रूम के अंदर जाकर जैसे ये शूट आउट हुआ है, वो अपने आप में भविष्य के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है और बहुत सारे नियम कानूनों की तरफ
आप ध्यान जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर फैसले होने चाहिए। हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़े हैं लखनऊ में, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, पुलिस का कोई औपचारिक बयान कब तक आएगा? कुछ लोग घायल भी हुए हैं इस मामले में, 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, माँ बेटी वहां पर थी, 3 साल की बच्ची है, उनको गोली लगी है। खुद हम घटनास्थल पर, यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद हम घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और वो कचहरी परिसर में जो घटना स्थल है SC/ST कोर्ट है वहां पहुंचे हैं। और जो लखनऊ के पुलिस अधिकारी हैं, जो JCP लॉ एंड ऑर्डर हैं, यहाँ के DCP हैं, इस इलाके के जो ACP हैं, उन सबसे वो घटनास्थल की जानकारी ले रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि स्टेट लेवल पे शायद जो स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर है उनकी ओर से कोई बयान आएगा। हालांकि अभी तक लखनऊ पुलिस की ओर से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा की मौत की पुष्टि की गई और ये भी कहा गया है कि एक बच्ची और एक सिपाही घायल है, लेकिन दोनों खतरे से बाहर है, ये कहा गया है। और ये मैं न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बता दूं कि घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल एक रिवॉल्वर बरामद हुई है 32 बोर की, 6 खोखे बरामद हो गए हैं। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है, जैसा न्यूज 18 पहले भी कह रहा था, कि 6 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, 2 राउंड गोलियां अहाते में चलाई गई हैं और 4 कोर्ट रूम के अंदर चलाई गई हैं जो सीधे जीवा को लगी हैं, जो उसकी मौत का कारण बनी है। मामला चूंकि गंभीर है, कोर्ट की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर यहां पहुंचे हुए खुद घटनास्थल का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनका अब तक का जो तजुर्बा है वो भी तमाम अफसरों के साथ वो शेयर कर रहे हैं, किस तरह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, जो फॉरेंसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें किस तरह से सबूत जुटाने हैं ताकि कोर्ट में इस मामले को मजबूती से रखा जा सके। और जो अभी तक एक्यूज्ड के नाम भी विजय यादव का नाम सामने आया है, उसको किस तरह से कोर्ट के जरिए दोषी करार दिलवाया जाए और उसको सजा दिलवाई जाए। तो अपने तमाम अफसरों से DG लॉ एंड ऑर्डर खुद बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए खुद CM योगी ने एक SIT का गठन कर दिया है, जिसमें ADG मोहित अग्रवाल हैं और उसमें IG प्रवीण कुमार हैं और लखनऊ के IG जो JCP क्राइम है नीलाब्जल चौधरी, 3 सीनियर IPS अफसरों को रखते हुए एक SIT बना दी गई है। SIT भी इस मामले के तमाम पहलुओं की जांच करेगी, जो तमाम साइंटिफिक एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, उन सब को वो कलेक्ट करेगी और फिर इस जांच को उस तरह से आगे ले जाएगी ताकि इसको मुकम्मल किया जा सके, इसके मकाम तक पहुंचाया जा सके। और जो आरोपी इशारे पर हुआ कोर्ट से और क्या ये किसी गैंग वॉर का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी साजिश है, इस सब पर से पर्दा उठेगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे। रुक एक बार फिर से समीर सिंह जी का करते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। समीर सिंह जी, घूम फिरकर सब सवाल यही उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को भी यहां पर घेरा जा रहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर नहीं, कोर्ट रूम के अंदर गोली चली है आज। नहीं, देखिए आस्था जी, जैसा पहले भी DGP साहब, पूर्व DGP ने कहा कि शूट आउट पहले भी हुए हैं। न्यायालय की व्यवस्था हमारी सरकार ने अच्छी की है, सारे कचहरियों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, पुलिस की सुरक्षा है, लेकिन घटना घटी है, उसकी जांच हो रही है। हमने पहले ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT की जांच बैठाई है, जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। और जिस प्रकार की बातें आ रही है उसमें आप भी जानती हैं कि ये एक दुर्दांत अपराधी था, इसकी किससे अदावत थी, ये सब जांच की परिधि में। कौन लोगों ने इस घटना को किया है, एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसने घटना किया है, पुलिस इंट्रोगेट कर रही है और निश्चित रूप से इस घटना का खुलासा अविलंब पुलिस करेगी। और जो कचहरी की सुरक्षा की बात हो रही है, कचहरी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमने पहले से कचहरी के अंदर सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिला कचहरी, जिला न्यायालयों की सुरक्षा की बंदोबस्त किया है। सब जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, सब जगह जांच होती है, सब जगह स्कैनर मशीन लगाए गए। हाँ, किस प्रकार से यह घटना हुई इसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेके कमेटी बनाया है और जो भी दोषी होंगे उनके साथ। शारदा प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शारदा प्रसाद जी, हमने पूर्व में भी देखा, बादशाह अतीक अहमद की हो, मुख्तार अंसारी की हो, अशरफ की हो, और ऐसे तमाम गैंगस्टर अपराधी हैं जिन पर सालों साल मुकदमे चलते हैं और ये संजीव जीवा भी उनमें से एक था। आप देखिए, हर बड़े गैंगस्टर के साथ ये उसका एक बड़ा शूटर आप कह लीजिए। मुख्तार के गैंग में सबसे पहले AK-47 का इस्तेमाल संजीव जीवा ने किया था। बड़े बड़े गवाहों को निपटाने, चश्मदीदों को भगाने, उनको डराने या फिर उनको निपटाने में ये हमेशा आगे रहा है। 22 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मामले इसके ऊपर दर्ज थे जी। तो ऐसे में
इतने दुर्दांत अपराधियों के मुकदमे अगर इतने सालों तक लंबित रहेंगे, चलते रहेंगे, अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, और इस तरह के अपराधियों के दुश्मन ना सिर्फ आप ये सोचिए कि जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है वो हो सकते हैं, बल्कि इनके आपस में भी गैंग वॉर होते हैं। जी, होते रहते हैं। हाँ जी, इनके आपस में भी एक वर्चस्व को लेकर एक जंग रहती है। जी, और मैं एक बात कहूंगा कि अगर आवश्यक ना हो तो ऐसे जो अपराधी हैं उनको जेल से ही एक जो उनकी पेशी है उसको रखा जा सकता है, उनकी सुनवाई भी जेल से ही की जा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनको एक्सपोज किया जाए। ये नोएडा का कोर्ट मैंने पास से देखा है और देखा है कि बिल्कुल एक्सपोज्ड रहते हैं, अपराधी भी एक्सपोज्ड हैं, गवाह भी एक्सपोज्ड हैं, और जहाँ तक ये सुरक्षा प्रबंधों का है उसमें बहुत सी कमियां हैं। और कोई भी न्यायालय परिसर, जितने न्यायालय परिसर मैंने देखे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, उनमें घुसने के रास्ते में जो मेटल डिटेक्टर हैं या क्या है, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। कोई दाएं से जा रहा है, कोई बाएं से जा रहा है, हजारों रास्ते हैं जिनसे कि न्यायालय परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, जो मैंने रिवॉल्वर को देखा है, ये पर्टिकुलर रिवॉल्वर जो है 8 से 10 मीटर की ही फायर कर सकता है। इसका मतलब अगर 30 फीट से दूर आदमी खड़ा है तो उसके मरने का या उसके घायल होने का चांस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपराधी यह रिवॉल्वर लेके आया था उसको मालूम था कि मुझे क्लोज रेंज में जाके ही शूट करना है। जब क्लोज रेंज में आप जा रहे हैं तो पकड़े जाएंगे ही, इसका मतलब पकड़े जाने का भय उसको नहीं था। ये बड़ा क्लियर है। नहीं तो रिवॉल्वर लेकर के कोई कोर्ट परिसर के अंदर करेगा तो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। इस आदमी को डर नहीं था। तो कोई कारण होगा जिसको कि मैं कहूँगा कि पर्दाफाश होना बिल्कुल ज़रूरी है, और मैं समझ रहा हूँ कि इसके पीछे जो लोग होंगे उनको भी तुरंत पकड़े जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने ध्यान खींचा है कि यानी विजय यादव नाम का शख्स ये जानता होगा कि कितनी पास से जाकर उसको गोली चलानी है और वहां ये पकड़ा जाएगा ही जाएगा। कोर्ट रूम अपने आप में एक ऐसी जगह होती है जहां पर सुरक्षा कड़ी होती है, हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं आप नहीं लेकर जा सकते, मोबाइल फोन तक वहां पर आप नहीं लेकर जा सकते जहां पर घुस करके इसने गोली चलाई है। एक बार फिर से रुक करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी का। ऋषभ मणि, इस बात को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी दी है क्या? क्योंकि वकील कह रहे हैं हमलावर कई थे, लेकिन अभी तक केवल विजय यादव का ही नाम चल रहा है। देखिए, पुलिस की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक हमलावर एक ही था, विजय यादव जिसका नाम है। विजय यादव पुलिस की हिरासत में है। उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर बरामद हुई है जो 32 बोर की बताई जा रही है। 6 खोखे बरामद हुए हैं जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के पास है, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरह की होनी चाहिए और उसको लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। और खुद डीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जितने भी उनके अफसर हैं उनको जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। अब ये बात जरूर खास हो जाती है कि आखिरकार विजय यादव किसके इशारे पर काम कर रहा था। चूंकि जो विजय यादव की जानकारी मिली जौनपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ एक मुकदमा 2016 में आजमगढ़ में दर्ज हुआ है किसी लड़की को भगाने का, और 2020 में जौनपुर में उसके ऊपर मुकदमा कोविड उल्लंघन का हुआ है। बीते 3 साल से वो मुंबई में रह रहा था और 3 महीने पहले वो मुंबई से जौनपुर लौटा है। लेकिन पिछले 1 महीने से विजय यादव अपने परिवार के संपर्क में नहीं था। तो इस 1 महीने विजय यादव कहाँ था, किसके संपर्क में था, किन हालातों में विजय यादव आज यहाँ कचहरी पहुंचा था, क्या उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत रंजिश थी जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, या फिर उसको किसी ने सुपारी दी थी। अब देखिए, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर देंगे। हम उनसे बात कर लेते हैं। आराम से सभी का करेंगे। आप लोग सर प्लीज व्यवस्था बना लीजिए। पानी से आप लोग व्यवस्था बना लीजिए। खड़े हो जाओ, आराम से हो जाएगा। आराम से क्या बदतमीजी है भाई? हो जाओ यार थोड़ा। मेरे भाई अरे थोड़ा से ऐसे हो जाए। अरे भैया
आधे आधे लोग कर लो भाई। अरे नहीं सर माइक तो निकाल लें यार अपना बाहर। माइक कहाँ ये देखिए नीचे। कोई तैयार नहीं है। हाँ सर शुरू करिए सर कैमरा सर बाहर देखते नीचे करो यार। यहाँ मोबाइल वाले माइक थैंक यू। क्या हुआ कुछ बोले? इधर से कहाँ पे? इस जाली की अरे नहीं आईडी पे लोग यार एक करो ना व्यवस्था बना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस बाबत जानकारी दी जा रही है और जैसे ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये जानकारी साझा करेंगे एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। लेकिन लौटते हैं, हमारे साथ ईशान बघेल जी हैं, वकील हैं। ईशान द्विवेदी जी, माफ कीजिए ईशान जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिनकी हत्या के मामले में ये आरोपी था, दिन दहाड़े संजीव जीवा ने मौत के घाट उतार दिया था। कृष्णानंद राय, संजीव जीवा ने हत्या की, शिखा तक काट ली। ये दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से ये हत्याकांड हुए थे आज तक कोई भूला नहीं है। और ये शख्स संजीव जीवा इन दोनों हत्याओं को करने के बाद कोर्ट के रास्ते, अदालत के रास्ते बड़ी सफाई से जो है वो कानून के शिकंजे से बच निकला था। लेकिन आप देखिए वक्त का फेर, आज उसी अदालत में उसे मौत के घाट उतार दिया किसी ने। अपराधी इस चीज का है निर्णय ले लेंगे। हम लोग के साथ मजबूरी यह है कि हम लोग का है न्यायपालिका का जो रोल है वो भी एक अपराधी है अपने हाथ में लेके है निभा रहा है। ये माना हमने कि थोड़ा लेट आता है, विलंब होता है, प्रक्रिया स्लो है, बट एंड ऑफ द डे जस्टिस हमेशा है कोर्ट के माध्यम ही से मिलना चाहिए। ये किसी के हाथ में किसी ने भी है नहीं दिया है पावर कि वो है न्यायपालिका। आपको मैं एक मिनट